दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान हर उस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जहां से उसे उम्मीद है कि भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। कभी वर्ल्ड बैंक, कभी इंटरनेशनल कोर्ट और अब बात पहुंच गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यों तक। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतने सारे प्रयासों के बाद भी भारत ने अपना रुख बदलने का कोई संकेत नहीं दिया है। यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कल को कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था या कोई बड़ा देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो क्या भारत को झुकना पड़ेगा, या फिर ये पूरा मामला उतना सीधा है ही नहीं जितना दिखाया जा रहा है। आज इसी मुद्दे को समझेंगे, साथ ही बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के उन बयानों की जो भारत और इजराइल के बढ़ते रिश्तों को लेकर सामने आए हैं। आखिर ऐसा क्या कहा गया है जिस पर अब राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। और वीडियो के आखिर में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की उस चेतावनी की जिसका संबंध लेह एयरपोर्ट से है और जिसे हल्के में लेना शायद सही नहीं होगा। काफी सारी अहम अपडेट्स हैं, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी छोटी सी मदद करना चाहें तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे उस मुद्दे की जिसे पाकिस्तान अब हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर घूम रहा है। इस बार पाकिस्तान ने सीधे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा खटखटाया है। दिलचस्प बात यह है कि मामला सिर्फ एक शिकायत तक सीमित नहीं है। असल कोशिश भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनवाने की है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई सिक्योरिटी काउंसिल भारत के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठा सकती है जिससे भारत को अपना फैसला बदलना पड़े, या फिर ये पूरा प्रयास सिर्फ सुर्खियां बटोरने तक ही सीमित रहने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर दई प्रिंट की रिपोर्ट मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक औपचारिक पत्र भेजा है। उस पत्र में भारत पर आरोप लगाया गया है कि वह इंडस वाटर ट्रीटी की भावना के खिलाफ काम कर रहा है और पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि चेनाब नदी पर भारत जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है उनसे भविष्य में पानी के बहाव पर असर पड़ सकता है। इसी तरह के कई और आरोप भी उस पत्र में शामिल किए गए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान इस मामले को लेकर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पास पहुंचा हो। इससे पहले भी पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास गया, फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक पहुंचा। वहां से उसे कुछ हद तक समर्थन वाले बयान जरूर मिले, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कहा कि यह दोनों देशों के बीच का मामला है और किसी तीसरे पक्ष की दखल की जरूरत नहीं है। यानी भारत ने उन प्रक्रियाओं और फैसलों को मानने से इनकार कर दिया था। अब पाकिस्तान की उम्मीद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ असली तस्वीर क्या है? क्या सिक्योरिटी काउंसिल भारत को मजबूर कर सकती है? अगर सीधे जवाब की बात करें तो मामला पाकिस्तान जितना आसान दिखाने की कोशिश कर रहा है, हकीकत उतनी आसान नहीं है। इशाक डार का मकसद ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे पर चर्चा हो, दूसरे देश इस विषय पर बयान दें और किसी तरह भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए। वैसे भी इस समय पाकिस्तान खुद 2025 से 26 कार्यकाल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट सदस्य है। इसलिए वह लगातार कोशिश कर रहा है कि इस मंच का इस्तेमाल करके इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिलाया जाए। लेकिन अब तक जो संकेत दिखाई दे रहे हैं उनसे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई बड़ी कूटनीतिक सफलता मिलने वाली है। दरअसल इसके पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहली वजह है वीटो पावर। सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो किसी देश पर बाध्यकारी असर डालता हो, उसके लिए 5 स्थायी सदस्यों की सहमति बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल शुरू हो जाती है। भारत के रूस और फ्रांस के साथ रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। कई मुद्दों पर अमेरिका और ब्रिटेन भी भारत के खिलाफ जाने से बचते हैं। ऐसे में अगर कभी कोई ऐसा प्रस्ताव सामने भी आता है जो सीधे भारत के खिलाफ हो तो उसके आगे बढ़ने की संभावना बेहद कम दिखाई देती है। दूसरी वजह शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वह है इस पूरे विवाद का द्विपक्षीय यानी बायलैटरल नेचर। आमतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल वहां सक्रिय होती है जहां अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को तत्काल खतरा दिखाई देता हो, जबकि यहाँ मामला दो देशों के बीच हुए एक समझौते का है। पाकिस्तान इसे क्षेत्रीय स्थिरता और संभावित संघर्ष से जोड़कर पेश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतिहास उठाकर देखें तो पानी से जुड़े ऐसे समझौतों में सिक्योरिटी काउंसिल की सीधी दखल लगभग ना के बराबर रही है। यही कारण है कि इस रास्ते से पाकिस्तान को बड़ी सफलता मिलना आसान नहीं दिखता। और तीसरी वजह आतंकवाद से जुड़ी है। भारत का पक्ष ये है कि उसने कोई फैसला अचानक नहीं लिया। दशकों तक भारत इस समझौते का पालन करता रहा, लेकिन बार बार होने वाले आतंकी हमलों और सीमा पार से मिलने वाले समर्थन ने भारत के भीतर इस मुद्दे को लेकर सोच बदल दी। भारत लगातार यही तर्क देता रहा है कि जब आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते तो ऐसे समझौतों को लेकर भी पुनर्विचार होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि दुनिया के
कई देश भी इस पूरे मामले को सिर्फ पानी के विवाद के रूप में नहीं देखते। कुल मिलाकर अगर जमीन की हकीकत देखें तो पाकिस्तान का यह कदम ज्यादा राजनीतिक और कूटनीतिक दिखाई देता है। उद्देश्य शायद कोई बड़ा फैसला निकलवाना कम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बढ़वाना ज्यादा है। यानी फिलहाल ये कोशिश दबाव बनाने की है, लेकिन दबाव और परिणाम दोनों हमेशा एक जैसी चीजें नहीं होते। अब यहाँ एक और दिलचस्प चीज देखने को मिली है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी का निशाना सिर्फ मोदी सरकार नहीं है बल्कि इजराइल भी है, और वजह है ईरान वाला पूरा मामला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति को एक अच्छी खबर की तरह देख रही है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे वेस्ट एशिया में तनाव थोड़ा कम होगा, तेल के दाम नीचे आएंगे और भारत जैसे देशों को भी राहत मिलेगी। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा रिस्क इजराइल बनता जा रहा है। यानी जिस वक्त माहौल शांत होने की बात हो रही है, उसी वक्त इजराइल के कदम हालात को फिर से उलझा सकते हैं। और यहीं से जयराम रमेश ने मोदी सरकार को भी घेर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार इजराइल के खिलाफ खुलकर कुछ बोलना ही नहीं चाहती। कांग्रेस ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि इसकी वजह सिर्फ विदेश नीति नहीं है, बल्कि कुछ बड़े बिजनेस इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। जयराम रमेश ने मोडानी शब्द यानी मोदी प्लस अडानी का इस्तेमाल करते हुए दावा किया कि सरकार इजराइल पर इसीलिए सख्त नहीं होती क्योंकि कुछ लोगों के कारोबारी हित वहाँ जुड़े हुए हैं। अब आरोप कितना सही है कितना गलत वो अपनी जगह है, लेकिन इस बयान ने एक बार फिर वही पुरानी बहस शुरू कर दी है। क्या भारत को इजराइल के साथ वैसे ही मजबूती से खड़ा रहना चाहिए जैसा अभी है, या फिर वेस्ट एशिया के बदलते हालात को देखते हुए थोड़ा अलग रास्ता अपनाना चाहिए? और सबसे दिलचस्प सवाल, अगर कल को कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या भारत और इजराइल की दोस्ती आज जैसी ही रहेगी या फिर तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे सकती है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर, अब अगली खबर लद्दाख से निकल कर आ रही है और ये उन खबरों में से है जिसे सुनकर शायद हम में से कई लोग सोचें कि इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के लिए मामला काफी सीरियस बन चुका है। दरअसल एयरफोर्स ने लेह एयरपोर्ट और उसके आसपास हो रही एक ऐसी चीज को लेकर चिंता जताई है जो आजकल लगभग हर टूरिस्ट करता है। मोबाइल निकालो, वीडियो बनाओ, रील डालो और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। सुनने में ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कैमरे में सिर्फ पहाड़ और खूबसूरत नजारे नहीं बल्कि एयरफोर्स की संवेदनशील लोकेशंस भी कैप्चर होने लगती हैं। न्यूज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि लेह एयरपोर्ट के अंदर के कुछ ऐसे वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें ऑपरेशनल एरिया और डिफेंस जोन तक दिखाई दे रहे हैं। यानी जो चीजें आमतौर पर लोगों की नजरों से दूर रहनी चाहिए वो अब इंटरनेट पर घूम रही हैं, और यही एयरफोर्स की सबसे बड़ी चिंता है। ऊपर से लेह एयरपोर्ट कोई साधारण एयरपोर्ट भी नहीं है, यह एक ड्यूल यूज एयरपोर्ट है, यानी यहाँ से आम यात्रियों की फ्लाइट्स भी उड़ती हैं और सेना भी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती है। कागजों में भले इसका एक हिस्सा सिविल एविएशन के लिए इस्तेमाल होता हो, लेकिन कंट्रोल और ओनरशिप पूरी तरह इंडियन एयरफोर्स के पास है। और अगर लद्दाख की लोकेशन देखी जाए, एक तरफ सियाचिन, दूसरी तरफ चीन के साथ LAC, तो समझना मुश्किल नहीं है कि ये जगह कितनी संवेदनशील है। एयरफोर्स का कहना है कि टूरिज्म बढ़ने के साथ साथ लोग बड़ी संख्या में वीडियो शूट कर रहे हैं और कई बार बिना समझे ऐसी चीजें भी रिकॉर्ड हो जाती हैं जिनका बाहर जाना बिल्कुल नहीं चाहिए। मसलन किस तरफ एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, कहाँ रडार लगे हैं, कौन से सैन्य विमान खड़े हैं, कौन सा हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में है, किस तरह का सैन्य सामान लोड या अनलोड हो रहा है। ये सारी चीजें कभी कभी लोगों की वीडियो में साफ दिखाई देने लगती हैं। अब आम आदमी के लिए ये सिर्फ एक वीडियो हो सकती है, लेकिन किसी दुश्मन देश के लिए यही वीडियो एक जानकारी का खजाना बन सकती है। सोचिए, अगर कोई बैठकर सैकड़ों ऐसी वीडियो इकट्ठा करे तो उसे बिना जासूस भेजे भी काफी कुछ पता चल सकता है। यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स ने मांग की है कि डिफेंस जोन के आसपास फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर सख्त नियम बनाए जाएं। बिना अनुमति कैमरे लगाने और संवेदनशील इलाकों की रिकॉर्डिंग पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। और सच कहूं तो यहाँ सिर्फ सरकार या एयरफोर्स की जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कई बार देश की सुरक्षा को सबसे बड़ा नुकसान दुश्मन नहीं बल्कि हमारी छोटी सी लापरवाही पहुंचा देती है। इसलिए अगर आप कभी लेह या लद्दाख जाएं तो कोशिश कीजिए कि सेना की पोस्ट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या एयरफोर्स से जुड़ी संवेदनशील चीजों की वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड न करें। और अगर सोशल मीडिया पर ऐसी कोई वीडियो दिखे तो उसे वायरल करने की बजाय रिपोर्ट करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कुछ सेकंड की रील शायद लाइक्स दिला दे, लेकिन संवेदनशील जानकारी गलत हाथों में पहुंच गई तो उसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ या ना कमेंट करके जरूर बताइए। खैर, अब एक खबर ऐसी आई है
जिसे देखकर बहुत से लोगों ने शायद यही सोचा होगा कि कहीं भारत के ऊपर कोई नया आर्थिक दबाव तो नहीं बढ़ गया, क्योंकि आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में लगभग $10 बिलियन की गिरावट दर्ज हुई है। $10 बिलियन सुनने में ही बड़ा आंकड़ा लगता है, और जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि आखिर इतना पैसा गया कहाँ। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि पहली नजर में जो दिख रहा है, असल मामला उससे काफी अलग है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक रिजर्व जरूर नीचे आया है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह डॉलर की कमी नहीं है, बल्कि सोना है। अब यहाँ बहुत से लोग सोचेंगे कि क्या आरबीआई ने अपना गोल्ड बेचना शुरू कर दिया? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। 1 ग्राम सोना भी नहीं बेचा गया है। भारत के पास जितना गोल्ड पहले मौजूद था, वो आज भी मौजूद है। फिर गिरावट आई कहां से? असल में पिछले कुछ समय से इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव चल रहा है, और जब सोने का भाव नीचे आता है तो आरबीआई के पास रखे उसी गोल्ड की कुल वैल्यू भी कागजों पर कम दिखाई देने लगती है। मतलब सोना वही है, तिजोरी वही है, स्टॉक वही है, बस उसकी कीमत बदल गई है। ठीक वैसे ही जैसे आपके पास कोई जमीन हो, अगर बाजार में उसकी कीमत कम हो जाए तो जमीन गायब नहीं हो जाती, सिर्फ उसकी वैल्यू कम दिखाई देने लगती है। यही चीज यहाँ भी हुई है, और इसी वजह से फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़ों में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। हालांकि आरबीआई का कहना है कि फिलहाल चिंता जैसी कोई बात नहीं है। भारत के पास अभी भी इतना मजबूत फॉरेक्स बफर मौजूद है कि देश का लगभग 11 महीने का इंपोर्ट आराम से संभाला जा सकता है। यानी तस्वीर उतनी डराने वाली नहीं है जितनी पहली हेडलाइन देखकर लग रही थी। और अगर आने वाले समय में इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें फिर से ऊपर जाती हैं, तो यही आंकड़े वापस ऊपर जाते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। इसलिए फिलहाल इस खबर को भारत का नुकसान कहने से ज्यादा सही होगा कि यह गोल्ड की कीमतों का असर है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।